हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का सब बात की है। दहशत गर्दी से हमें अब निरंतर सतर्क रहना होगा। दिल्ली की भीड़ वाले लाल किले क्षेत्र में पुलवामा निवासी तारिक की कार में विस्फोट और उसकी 2 दिन पहले कश्मीर से जुड़े फरीदाबाद और सहारनपुर में कार्यरत 2 डॉक्टर मुजाविल और आदिल के कब्जे से विस्फोटक और घातक AK-47 और 56 असॉल्ट राइफलों की बरामदगी से पाक प्रायोजित आतंकवाद का खतरा और बढ़ गया है। उदार प्रजातंत्र की शर्तों न छोड़ते हुए भी कानून की संस्थाओं को कठोरतम कदम उठाने होंगे। तकनीकी सर्विलांस के इस दौर में यह मुश्किल नहीं है। NIA और NTRO, IB, स्टेट और जिलों की इंटेलिजेंस यूनिट्स के अलावा विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने वाले खुफिया एजेंसी रॉ को भी प्रोएक्टिव मोड में आना पड़ेगा। देश की जनता को भी सतर्कता दिखानी पड़ेगी, चूँकि उदार प्रजातंत्र में आम जीवन की रोजमर्रा गतिविधियां बाधित नहीं की जा सकती है। लिहाजा लोगों को अपने आसपास के हर उपक्रम या संदिग्ध तत्वों पर पूरी तरह से स्वयं नजर रखनी पड़ेगी। न भूलें कि आतंकवादी अब उन्नत तकनीक का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी न भूलें कि आतंकवादी अब PTPM, पाक ट्रेंड, पाक मिलिटेंट्स और PTEM, पाक ट्रेंड्स, इंडियन मिलिटेंट्स से बदलकर स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल के फॉर्मेट में पहुंच गए हैं, जिसमें मॉड्यूल्स के बीच मात्र असाइनमेंट आधारित संपर्क होता है। उन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि उनका हैंडल्स कौन और कहाँ है। इसमें बेहतरीन सर्विलांस इकाइयों की जरूरत पूरे देश में। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, आतंक का नया रूप। अंततः यह आशंका सच साबित हुई कि दिल्ली में लाल किले के निकट 12 लोगों की जान लेने वाला कार धमाका आतंकी घटना हो सकता है। विस्फोट से लैस कार का चालक डॉक्टर उमर मोहम्मद उन संदिग्ध आतंकवादियों का साथी निकला, जिनके ठिकाने से लगभग 3000 किलो विस्फोट और घातक हथियार बरामद किए गए थे। आतंकी दिल्ली में जिस तरह 14 वर्षों के बाद एक बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो गए, उसने मोदी सरकार के साथ पुलिस, खुफिया संगठन और आतंकवाद निरोधी एजेंसियों को चुनौती बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों और उनके ठिकानों तक तो पहुंच गई, लेकिन वे उनके पूरे नेटवर्क को नाकाम नहीं कर सके। केंद्र सरकार के कठोर रुख को देखते हुए इस पर भरोसा किया जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसी आखिरकार इस पूरे आतंक नेटवर्क को ध्वस्त करने में सक्षम होगी। लेकिन ये समस्या केवल आतंकी नेटवर्क की नहीं, हाल में ऐसे कई आतंकी नेटवर्क पकड़े गए हैं जो देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होकर के आतंकी साजिश रच रहे थे। स्पष्ट है कि सुरक्षा एजेंसियां और विशेष रूप से आतंक निरोधक एजेंसियां को और अधिक सतर्कता का परिचय देना होगा और आपसी सहयोग का भी। कश्मीर के आतंकियों ने जिस तरह फरीदाबाद का ठिकाना बनाया था, उसे देखते ये साफ है कि विदेश में कहीं पर भी और किसी भी रूप में छिपे हो सकते हैं। दिल्ली को दहलाने वाली घटना के लिए जिन आतंकियों को जिम्मेदार माना जा रहा है, उनके तार जिस तरह से पाकिस्तान से जुड़े हैं, उस पर कोई हैरानी की बात नहीं है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आतंकवाद के खिलाफ नई नीति के तहत क्या पाकिस्तान के खिलाफ नए सिरे से कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह प्रश्न इसलिए भी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। निस्संदेह चुनौती केवल पाकिस्तान को सबक सिखाने की नहीं, इसकी भी है कि उसके उकसावे में आकर कश्मीर से लेकर के केरल तक आतंकी राह पर चलने वालों पर कैसे लगाम लगे। यह चुनौती केवल सरकार के समक्ष ही नहीं, समाज और विशेष रूप से मुस्लिम समाज के सामने भी है। यह बड़े संकट का सूचक है कि डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले भी आतंकी बनना पसंद कर रहे हैं। इससे आतंक के नए रूप में उभार
उभर रहा है और बता रहा है कि मजहबी उन्माद कहीं व्यापक रूप में फैल गया है। इस गंभीर समस्या का सामना तभी संभव हो सकता है जब सरकारी तंत्र के साथ मुस्लिम समाज का राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व ये देखने को तैयार होगा कि उसके पढ़े लिखे युवा भी आतंकी पाठ क्यों पढ़ रहे हैं। निसंदेह वो ऐसा तभी कर पाएंगे जब आतंक पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के बहकावे में नहीं आएगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि अपने देश के आतंकवाद पर कैसी सख्ती राजनीति है। बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल है, आतंकवाद की चोट से क्या है ये, मजबूती से टिका भारतीय निर्यात। अजय शाह लिखते हैं और लेखक है XKDR फोरम में शोध करता है। 2025 के आखिरी महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर डर का माहौल है। दरअसल आमरा यह है कि अमेरिका के विरोधी व्यापार नीति हमारी आर्थिक विरोधी को पटरी से उतार देगी। अमेरिका की विरोधी व्यापार नीति हमारी आर्थिक वृद्धि को पटरी से उतार देगी। अमेरिका की टैरिफ नीति ने तो जो बड़े झटके दी। पहला तो आयात शुल्क अप्रैल के 25% से बढ़कर के 27 अप्रैल तक 50% कर दिया था। दूसरा 21 सितंबर से नए H1B आवेदनों पर $1 लाख की फीस लगनी शुरू हो गई। तो वस्तुओं और सेवा पर हो रहे हमले को भारतीय निर्यात के अस्तित्व के लिए खतरा माना जा रहा है। हालांकि आंकड़े एक से अधिक जटिल लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ही टिकी रहने वाली तस्वीर को दिखाते हैं और शुरुआती लक्ष्य किसी बड़े नुकसान की ओर इशारा नहीं करते हैं। किसी भी झटके के प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले तंत्र को सही ढंग से मापना होगा। निर्यात के कुछ आंकड़ों में कुछ कोलाहल बढ़ाने वाले हिस्से भी होते हैं। मासिक व्यापार डाटा और पेट्रोलियम की अस्थिर कीमतों से प्रभावित होता है। हाल के वर्षों में यह चीज़ सस्ती रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके फिर से निर्यात करने के भू राजनीतिक फायदे को और जटिल हो गई है। यह कहानी भारतीय प्रतिस्पर्धा की नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की है। इसी तरह सोना और आभूषण का व्यापार अक्सर पूंजी प्रवाह के चैनल के रूप में काम करता है, जो अंतर्निहित उत्पादकता के बजाय निवेश प्रवाह पर प्रतिक्रिया देता है। एक साफ संकेत मुख्य निर्यातक से मिलता है कि यह डॉलर में और पेट्रोलियम और सोने को छोड़कर सभी वस्तुओं सेवा निर्यात का वार्षिक योग रहता है। यह पैमाना वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के वास्तविक मूल्य वर्धित जुड़ाव को भी दर्शाता है। इस मुख्य पैमाने का उपयोग करते हुए देखें तो अगस्त 2025 तक के आंकड़े अप्रैल के शुल्क पहली लहर को प्रभाव को दिखाते हैं। हालांकि 50% शुल्क और H1B वीजा शुल्क का असर अभी इन आंकड़ों में दिखना बाकी है। हैरान करने बात ये कोई गिरावट नहीं आई है। अगस्त में 62.6 अरब डॉलर का मुख्य निर्यात 2020 के निचले स्तर के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। अप्रैल के टैरिफ से कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि अगस्त की दूसरी तिमाही के शीर्ष से थोड़ा कम है। फिर भी अगस्त 24 से पहले की अवधि किसी अवधि की तुलना में संरचनात्मक रूप से ऊपर बढ़ा हुआ है। सालाना आधार पर वृद्धि इस बात की पुष्टि करती है कि अमेरिका डॉलर के निर्यात से मुख्य निर्यात में गिरावट नहीं आई है। अगस्त में सालाना वृद्धि 4.52% की थी। यह पूरे साल धनात्मक रही है। तो 21-22 की महामारी के बाद अचानक उछाल की तुलना में धीमी शुरू कर दी थी, लेकिन मजबूत मांग के संकेत देते हैं कि कुल डेटा बेसिस तरह की कमजोरियों को छिपा सकता है। असली परीक्षा अमेरिका भारत कॉरिडोर में होनी चाहिए। इसके लिए हम सबसे जोखिम वाले घटक पर विचार करते हैं और वह है अमेरिकी वस्तुओं को का निर्माण। हम इसे अमेरिका के कुल वस्तु आयात में भारत के हिस्से को माप कर देखते हैं। यहाँ जुलाई तक उपलब्ध डेटा वास्तव में प्रभाव का पहला ठोस का संकेत दिखाता है। भारत का हिस्सा वर्ष 25 की शुरुआत में लगभग 3.7% की स्तर से गिर करके 3.14% पर आ गया था। इस गिरावट को एक मजबूत दीर्घकालिक ऊपरी रुझान के विपरीत देखना चाहिए। अमेरिका की वस्तु आयात में भारत का हिस्सा 1990 के दशक के अंत से लगातार बढ़ता जा रहा है और जुलाई 25 में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन इस दीर्घकालिक
ऊपरी श्रृंखला के दायरे में बना हुआ है। अमेरिका के वस्तु आयात में चीन की स्थिति यह स्पष्ट विरोधाभास है कि अमेरिका अमेरिकी आयात में चीन की हिस्सेदारी वर्ष 18 के 22% से अधिक स्तर से गिर करके जुलाई 25 तक 0.904% रह गई है। यह एक निरंतर और कई साल से चल रही राजनीतिक वापसी है, जो अलग अलग प्रशासन के माध्यम से चल रही है और तेज हो रही है। अमेरिकी आयातक सक्रिय रूप से चीन से अपनी निरंतरता कम कर रहे हैं। यह डेटा 50% टैरिफ को असर नहीं दर्शाता है और अभी भी खराब स्थिति बन सकती है। बहरहाल 3 वैचारिक तर्क भारत के पक्ष में है। पहला तर्क क्या है कि भाई अमेरिका पहला व्यापार की दिशा में बदलाव होना चाहिए। भारतीय झींगों का 50% अमेरिका शुल्क लगाने पर भारत के लिए अमेरिका को झींगा बेचना मुश्किल हो गया है, लेकिन भारत दुनिया के बाकी देशों को तो झींगा बेच सकता है ना। तो भारतीय निर्यातक को नए खरीदार भी मिलेंगे। यह भी तभी संभव है जब बेहतर कीमत मिले। मसलन भारत जर्मनी से में अपने झींगे बेहतर दाम पर बेचे तो इससे वहाँ वियतनामी झींगा कम बिकेगा। तो ऐसे में वियतनाम के विक्रेता और भारतीय प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण अमेरिका में झींगा बेच सकते हैं। इस बदलाव में थोड़ा सा खर्च यह है कि ग्राहक को ढूंढना पड़ेगा, नए नियम के हिसाब से काम करना पड़ेगा और सामान खरीदने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो यह लागत मामूली नहीं है, लेकिन यह एक मुश्त लागत हो सकती है। लागत है आखिरकार भारत के झींगा बेचने वाले और मजबूत हो जाएंगे। उन्हें दुनिया में झींगा बेचने से ज़्यादा मौके मिलेंगे। इससे भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों का फायदा होगा, सकारात्मक बात होगी। और दूसरा है टैरिफ इंजीनियरिंग। समझदार कंपनियां 50% शुल्क चुपचाप नहीं सहेंगी। भारत की सबसे अच्छी कंपनियां हैं ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां मल्टीनेशनल, वे अपना सामान बनाने का तरीका बदल देंगी और उस देश से उत्पादित कर सामान का अमेरिका भेजेंगी जहां शुल्क कम लगता है। अमेरिका का ये 50% शुल्क भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा और भारतीय कंपनियों को दूसरे देशों में और ज़्यादा निवेश करने वाले से प्रेरित करेगा। इससे भारतीय कंपनियों को और बेहतर बनेगी और ग्लोबल वैल्यू चेन से अच्छे से जुड़ पाएंगी। भारत में ज़्यादा उत्पादन करने वाली कंपनियों के उभरने के लिहाज से यह बेहद सकारात्मक है। तीसरी तर्क क्या है कि अब भारत अब अमेरिका के मुकाबले नेगेटिव बीटा पर संपत्ति है और अमेरिका के विपरीत चलने वाला बाजार है। ट्रंप की अराजकता भारत की सेवा अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। अब अमेरिका माहौल अराजक हो जाता है और भारतीय सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। तो महामारी के दौरान घर के काम की रुझान ने भारतीय आईटी की मांग में स्थायी वृद्धि की स्थिति बनाई है। साल 25 का व्यवधान भी उसी तरह का झटका है। अमेरिकी कंपनियां भारत के वैश्विक क्षमता केंद्र में अधिक लोगों को काम पर रखेगी और भारत में सेवा निर्यातकों को अधिक अनुबंध देगी। वे वीजा से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और अनुभवी कर्मचारियों को भारत में स्थानांतरित कर देगी। इनमें से प्रत्येक कदम भारत में अधिक मूल्य वाले काम के मौके तैयार करेगा और भारत कार्यबल में जानकारी का विस्तार होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति मिलेगी। भारतीय फर्मों के लिए यह डरने का समय नहीं है, बल्कि बेहतर रणनीतिक सोच का समय है। वैश्विक माहौल बदल रहा है। इससे बदलते परिदृश्य में भारतीय फर्मों के लिए सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है? केंद्र सरकार को टैरिफ और गैर टैरिफ बाधा को कम करना चाहिए। भारत में लागत कम हो, भारतीय कंपनियों के द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिस्पर्धी दबाव को बढ़ाया सके, भारत में अधिक वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मेजबानी की जा सके। इसमें ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ बेहतर समझौते हो सके। यह समझौते का सार भारतीय निर्यात के खिलाफ बाधाएं हैं, जो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ज़्यादा नहीं है। हमारा मुख्य ध्यान इस पर होना चाहिए कि कैसे एक परिपक्व बाजार वाली अर्थव्यवस्था को जो वैश्वीकरण में अच्छी तरह से पंजीकृत देश में वस्तुओं, सेवा, श्रम और उद्यमशीलता का मुक्त प्रभाव हो। तो बाजार को खोलने के लिए भारत द्वारा उठाए गए हर कदम को मजबूत बनाता है और देश में लागत कम होती है। यही काम है कि हमारी कंपनियां रोजगार और निर्यात और ज्ञान की बढ़ावा दे रही हैं। अगला जनसत्ता का शेड्यूल है खतरे का तापमान। जलवायु परिवर्तन से उपजे संकट से निपटने के लिए 15वें वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि
को पूर्व औद्योगिक स्तर का 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था, मगर इस समझौते में जताई गई प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रयास किए नजर आ रहे हैं। हालांकि विकासशील देश इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने का इरादा रखते हैं, लेकिन वित्तीय और तकनीकी चुनौतियों उनकी राह में रोड़ा अटका देती है। तो इसके बावजूद भारत और चीन जैसे देश पेरिस समझौतों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर हुई संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 30वीं वार्षिक बैठक इन दोनों देशों की परिवर्तनकारी भूमिका की सराहना की गई। साथ ही कहा गया कि इन दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट तरीके से अपनाया है, दुनिया में स्वच्छ प्रौद्योगिकी की लागत कम करने में मदद कर रहे हैं। दरअसल पेरिस समझौता तब हुआ था कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों के वित्तीय और तकनीकी रूप में मदद करेंगे, मगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की रिपोर्ट बताती है कि ये वित्तीय लगातार घट रहा है। विकासशील देशों को लगभग 2035 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर साल $365 अरब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वर्ष 2023 में इन देशों को केवल $26 अरब की अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिल पाई है और 22 में ये $28 से भी कम है। सवाल है कि विकसित देशों के अपने वादे इरादे के अनुसार विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम पीछे क्यों खींच लिए जाते हैं। हो सकता है कि इन सभी देशों को अपने निजी हित नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। विकासशील देशों की वित्तीय मदद और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तरक्कियों का सहयोग कर विकसित देशों की नैतिक जिम्मेदारी है और इस पर विचार करने की जरूरत है। और मंसूले पर जताई जा रही है मसला कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता हासिल अब कोई ठोस हल सामने नहीं ला सका है। अगला हिंदुस्तान का एडिटोरियल है डिजिटल जहर के सामने बचाने की अनूठी पहल। किस पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर, पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी ना। आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जनपद के मोहिताचे बड़गांव, जिसे संक्षेप में बड़गांव कहा जाता है, हर शाम 7 बजे भैरवनाथ मंदिर में 45 सेकंड के लिए एक सायरन की ध्वनि बजती है, जो किसी चीनी मिल या अन्य प्रौद्योगिकी इकाई कर्मचारियों के लिए बजने वाले सायरन से भिन्न होती है। ध्वनि दरअसल एक सूचना है कि अगले 90 मिनट यानी 7 से 8:30 बजे तक सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, टीवी इत्यादि बंद रहेंगे। दूसरा बजने वाला सायरन इस अवधि की समाप्ति की सूचना भी देता है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्षेत्रवार समूह का गठन किया गया और हर घर जाकर के इसमें पहल का महत्व समझाते हैं। डिजिटल कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को भी शुरू में चेतावनी दी जाती है और पूरा समाज उनका पालन करने का प्रयास करता है। माता पिता भी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन बच्चे अनुभव ना करें। 90% में बच्चे अध्ययन करते हैं और युवा पुस्तक पढ़ते हैं और घर से बाहर निकल करके सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। वर्तमान दौर में स्मार्टफोन और टीवी हमारे रोजमर्रा के जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, पर बड़मोर ने इसको चुनौती दी है। इस गांव में लगभग 3 से 5 या 3.5 लोग रहते हैं। अधिकतर किसान या चीनी मिल श्रमिक हैं और प्रत्येक शाम 1.5 घंटे के लिए डिजिटल डिटॉक्स का पालन करते हैं। 15 अगस्त 2022 को देश के स्वतंत्रता दिवस पर आरंभ हुई थी पहल अब न केवल ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है, बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। दरअसल कोविड-19 के संक्रमण में मानव व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। इसने 2020 से 2022 तक शिक्षा को ऑनलाइन के माध्यम से अनिवार्य बना दिया था, जिससे कम आयु के बच्चों और युवाओं को मोबाइल फोन के प्रयोग से लेकर के बुरे व्यवहार में जन्म ले लिया था। एक सर्वेक्षण के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे 65% मोबाइल फोन चलाते रहते हैं और उनको लत पड़ गई है। 30 मिनट से अधिक समय तक फोन से दूर रहने में असमर्थ हो जाते हैं। बड़गांव के सरकारी विद्यालयों में भी बच्चे कक्षा में एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। वे निरंतर वीडियो देखने और सोशल मीडिया पर खोए रहते थे। अब इतिहास के शिक्षक जसवंत विट्ठल मोहिते जैसे कई सेवानिवृत्त शिक्षकों ने इस समस्या को समझा और इसकी अनुमान लगाने का प्रयास किया था। सबके प्रयास से गांव के मुखिया विजय मोहिते ने अगस्त 22 में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि सार्वजनिक घोषणा की है कि डिजिटल विश्व से अपने समाज को बचाना है। स्वतंत्रता दिवस पर इस मुहिम को अंजाम दे दिया है। जिला विकास अधिकारी और आंगनबाड़ी कर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय महिलाओं के सामूहिक सहयोग से इस मुहिम का क्रियान्वयन और लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का उपयोग एकाग्रता और बौद्धिक ह्रास और
भावनात्मक व्यवहार और रचनात्मक को प्रभावित करता है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के माध्यम से लगभग 1/3 नाबालिग बच्चों से होने वाले दुष्प्रभावों को प्रभावित किया है। ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स पहल का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जब लक्ष्य सकारात्मक बदलाव का हो तब समाज के साथ खड़ा हो जाता है। और डिजिटल डिटॉक्स मुहिम का परिणाम यह हुआ कि 1 माह में ही अंतर साफ दिखने लगा। यह अध्ययन छात्रों के अध्ययन में सुधार हुआ, रचनात्मक वृद्धि हुई और स्कूल में अनेक व्यवहार में स्पष्ट तौर पर बदलाव नोटिस किया गया। यह नतीजा को ध्यान में रखते हुए सरपंच विजय मोहते ने अब इस 2.5 घंटे तक करने का विचार किया है। सांगली जिले के 5 अन्य गांवों ने भी इसको अपनाया है। इसकी सफलता का प्रमाण है। जैसे डिजिटल दुनिया विस्तृत होती जा रही है, बड़गांव मॉडल जैसे प्रयोगों में अहमता बढ़ती जा रही है। समाज को फिर से जोड़ने और संबंध को पुनर्जीवित करने में रामबाण बन सकते हैं। इस टाइप के लाइव डिजिटल डिटॉक्स वाले इस पहल ने एक बार फिर से हमें स्मरण करा दिया है कि तकनीकी मनुष्य की सहायता के लिए है, ना कि स्वामी बनने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।